जो हम कर रहे हैं वर्कशीट 2020-21 जो कि विज्ञान विषय की है। ठीक है, विज्ञान विषय कक्षा 8वीं की वर्कशीट है, यह जनवरी महीने की है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, आपकी शाला मतलब आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम, कक्षा आ जाएगी 8वीं। ठीक है, कक्षा 8वीं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और यदि आपको दूसरे विषय की वर्कशीट भी देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। क्लास 8 वर्कशीट पेपर इस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हो, जिसमें कि दूसरे विषय की सारे विषय की कक्षा 8वीं की वर्कशीट है और कक्षा 8वीं के 6 से 8 तक के लिए जो वर्क बुक है उसके वीडियो भी उपलब्ध है बच्चों, तो आप देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो यह जो वर्कशीट है इसका यह खंड अ है। इसी तरह फरवरी और मार्च में भी आपके वर्कशीट वाले पेपर आएंगे। तो प्रश्न पहला है, लंच टाइम होते ही पहेली ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो अचार की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। माँ ने आज स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे और उन पराठों को लंबे समय तक ताजा व नरम रखने के लिए उन्हें एक धातु की चमकीली पन्नी में लपेट कर रखा था और अचार को एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखा था। बताइए। अब यहाँ प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ की पन्नी का उपयोग किया होगा? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग किया होगा। हम यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग किया होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर इसी का दूसरा है, धातु का पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो इसका यह गुण है आघात वर्धनीयता, और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का जो गुण है इससे जो है धातु को पतली पन्नी में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा? तो इसका उत्तर होगा पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल, और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पेशीय बल। ठीक है, पेशीय बल का बल लगाया होगा माँ ने आलू के पराठे बनाने में। ठीक है, तो इसमें और ऑप्शन थे घर्षण बल, पेशीय एवं घर्षण बल, कोई बल नहीं लगाया होगा, तो इसका उत्तर होगा पेशीय बल। अब अगला प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें एक चित्र दे रखा है। चित्र में एक मोमबत्ती के जलने की 3 स्थितियां दी गई है। इन्हें ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मोमबत्ती की 3 स्थितियां दी गई है। पहली मोमबत्ती में यह जो मोमबत्ती है यह एक चिमनी से ढकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 2 गत्ते लगे हुए, देखो यहाँ पर और यहाँ पर 2 गत्ते लगे, जिससे कि नीचे भी कुछ खुला स्थान इसको मिल गया है। दूसरा जो चित्र है बी वाला, इसमें मोमबत्ती जो चिमनी से तो ढकी हुई लेकिन नीचे यहाँ पर गत्ते नहीं है। जो तीसरा चित्र है उसमें मोमबत्ती की चिमनी को ऊपर से ढक दिया है। तो पहले चित्र में मोमबत्ती अच्छे से जल रही है, दूसरे में कुछ उसमें झिलमिल होने लग गया है। ठीक है, बुझने जैसी हो रही है, और तीसरे चित्र में पूरी तरह से बुझ गई है। तो हमें जो स्थितियां दी गई है उनके उत्तर लिखने हैं। तो उनके उत्तर इस प्रकार होंगे। स्थिति ए, स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी? कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इस स्थिति में कांच की चिमनी को नीचे 2 गुटकों पर रखा गया है, जिससे वायु का प्रवेश होता रहेगा, वह मोमबत्ती जलती रहेगी। तो पहला जो चित्र है इसमें जो चिमनी को लकड़ी के 2 गत्तों पर रखा गया है। ठीक है, 2 गुटकों पर रखा गया है, जिससे कि इसको हवा मिलेगी और यह अच्छे से जलती रहेगी। अब जो बी स्थिति है, ब वाला क्वेश्चन है, ब वाला बी स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है? तो इसका उत्तर होगा, इस स्थिति में चिमनी के नीचे के गुटके हटा दिए गए हैं, जिससे वायु की कमी होने से ज्वाला में कंपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है जो गुटके लगे हुए थे वो हटा दिए गए हैं चिमनी के, जिससे कि यहाँ नीचे से जो वायु मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही है, जिससे कि चिमनी की जो ये मोमबत्ती की जो ज्वाला है कंपित होने लग गई है। ठीक है, अब जो सी वाली जो स्थिति थी, सी स्थिति में मोमबत्ती बुझ क्यों गई? तो इसका उत्तर होगा कि इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से ढक दिया गया है, जिससे चिमनी में वायु का प्रवेश नहीं होने से मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है,
इस स्थिति में वायु का प्रवेश नहीं होगा, इससे मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब प्रश्न नंबर तीसरा है, एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली, यहाँ पे गोली आएगा, गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन के जैसी नहीं दिखाई देती, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन जैसी नहीं होती, क्योंकि गोली आयरन की बनी हुई नहीं होती, उसमें आयरन के लवण होते हैं। तो वास्तव में आयरन नहीं होता, बल्कि आयरन के लवण होते हैं उसमें, उस गोली में, इसलिए गोली जो है आयरन के जैसी नहीं दिखाई देती। अगला जो प्रश्न चौथा है, नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए एवं संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। तो इसे हमें नामांकित करना है और संरचना के आधार पर तुलना करना है, तो हमने यहाँ नामांकित कर दिया है। तो यह कोशिका झिल्ली है, जो कि जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद रिक्तिका है, तो रिक्तिका जो पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है। उसके बाद ये केंद्रक है, केंद्रक दोनों कोशिका में पाया जाता है। यह हरित लवक है, तो हरित लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और यह कोशिका द्रव्य है, जो कि दोनों ही कोशिका में, पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है, यह पादप कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका है, आपको पता ही होगा, ठीक है। और यह जो है, यह जंतु कोशिका है, ठीक है, जंतु कोशिका है। तो इसमें जो है ये कोशिका भित्ति भी है, कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे जो दे रखा है, कोशिका का भाग, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तो यहाँ पर कोशिका के भाग दे रखे हैं और हमें बताना कि उपस्थित है या इसमें अनुपस्थित है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। उसी प्रकार हरित लवक है, यह पादप कोशिका में उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। रिक्तिका जो पादप कोशिका में उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित है, लेकिन पादप कोशिका में जो रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती है। तो यहाँ पर इस चित्र को भी हमें नामांकित करना था, इसका नाम भी देना है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, और इसे आपको नामांकित भी करना है। के बाद बच्चों प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, जो कि खंड ब है। खंड ब में प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। इसका प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है, प्रश्न 6 है, 6 का अ है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। यहाँ पर प्रक्रिया दे रखी है, आपको सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करके उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना है। तो बच्चों यह कार्य आपको खुद करना है, ठीक है। आपको इसको पढ़ के थोड़ा सा समझ सकते हो, जिससे कि आप आसानी से कर लो। तो पहला जो यहाँ प्रश्न दे रखा है, सूक्ष्म जीव क्या है, ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है। तो इसका उत्तर होगा, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता के केवल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो हमें उन्हें देखने के लिए यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपकी पुस्तक में भी है, और इसका उत्तर होगा, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। और यह मुख्य वर्ग है, पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। तो 4 वर्ग है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोगों की सूची बनानी थी। तो इसका उत्तर है जुकाम, खांसी, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, ठीक है। और आप अपने मन से और आगे भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुके हैं, बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 महामारी फैल चुकी है, जिसका वायरस कोरोना वायरस है। इसके सामान्य लक्षण हैं बुखार के साथ सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सुगंध व स्वाद का ना आना आदि। आपको और भी कोई लक्षण पता हो बच्चों तो आप लिख सकते हो।
अभी वर्तमान में हमारे देश में कोविड-19 नामक जो महामारी फैली हुई है, ठीक है, और यह जो कोविड-19 नामक बीमारी है यह कोरोना वायरस के द्वारा होती है, ठीक है, कोरोना वायरस के द्वारा होती है और इसके सामान्य लक्षण यह है। अब अगला जो प्रश्न नंबर 5 है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभाव को लिखिए। तो हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग क्या है और उसके हानिकारक प्रभाव क्या है, यह हमें लिखना है बच्चों। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों के उपयोग, ठीक है। जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीवों से एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है। तो हम जो बीमारियों में एंटीबायोटिक गोलियां या दवाइयां खाते हैं उसका उत्पादन जीवाणु या कवक के द्वारा होता है। कुछ जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने उपयोग लिख दिए हैं। अब इसके हानिकारक प्रभाव है, सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों व जंतुओं में रोग कारक होते हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो, जीवाणु व वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं, इनसे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों के कुछ उपयोग भी है, इनसे एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम भी करते हैं। अब इसके बाद जो है प्रश्न 6 का ब आया है, आप और आपका मित्र एक स्थान पर एक साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और आप घंटी की आवाज सुनिए तथा अब अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए और आप घंटी की आवाज पुनः सुने। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कारण सहित लिखना था। तो इसका उत्तर हो सकता है कि प्रथम स्थिति में जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जाता है तो हमें घंटी की आवाज धीरे धीरे कम सुनाई देती है, जबकि दूसरी स्थिति में जब मित्र घंटी बजाते हुए पास आता है तो हमें घंटी की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। इसका कारण ध्वनि स्रोत का दूर व पास होना है, ठीक है। श्रोता से ध्वनि स्रोत का दूर और पास होना है, जिससे कि ध्वनि की तीव्रता कम और ज्यादा हो जाती है। तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार हमने ये जो विज्ञान का जो वर्कशीट का पेपर है पूरा कर लिया है और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।